हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जो मैंने अपने प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी थी। ये है माइक्रो क्वेश्चनिंग टेक्निक। अब ये माइक्रो क्वेश्चनिंग टेक्निक मैंने यूज़ क्यों किया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जब हम एक कोई मटेरियल पढ़ते हैं, जैसे उस कंटेंट को रिकॉल करना या फिर उस कंटेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उनसे लिंक करना या फिर करंट अफेयर्स से अपने स्टैटिक मटेरियल को लिंक करना। कई बार अपन सिर्फ रीड ही करते हैं उसको, उसके साथ उस मटेरियल के साथ ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं होती जो कि पैसिव रीडिंग होती है। इससे रिटेंशन काफ़ी लो हो जाता है। काफ़ी बार ये भी होता है कि हम लोग कीवर्ड्स मिस कर देते हैं। फिर प्रीलिम्स के पेपर में काफ़ी बार ये गलतियाँ होती हैं, जैसे आप आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया या फिर आपने क्वेश्चन को गलत आंसर कर दिया ये जानते हुए कि उसका सही आंसर क्या है, फिर भी आपने गलत आंसर कर दिया। या फिर आपने डिसाइफर गलत कर लिया, मतलब मिस इंटरप्रेट कर दिया क्वेश्चन को। इससे क्या होता है, आप कट ऑफ से दूर हो जाते हो या फिर बॉर्डर लाइन से आप कट ऑफ मिस कर जाते हो। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से माइक्रो क्वेश्चनिंग टेक्निक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रो क्वेश्चनिंग टेक्निक होता क्या है। तो माइक्रो क्वेश्चनिंग टेक्निक ये है कि आप जब कुछ भी पढ़ते हो तो आपका जो एम्फेसिस है वो कीवर्ड्स पे होना चाहिए। फिर आप क्या करिए कि उन कीवर्ड्स को वन बाय वन हाइड करिए। जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स में देखते होंगे, तो उस कीवर्ड को कीवर्ड नंबर 1, कीवर्ड नंबर 2, 3, 4 ऐसे करके आपके बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। उनको आप वन बाय वन हाइड करते जाइए और रिकॉल करने की कोशिश करिए उसे। ठीक है? जब जब ये हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हैं कि जो उसमें उस सेंटेंस में सिमिलर वर्ड्स है वो उनमें डिफरेंस क्या है, या फिर कोई डिफरेंट वर्ड्स है तो वो डिफरेंट क्यों है एक दूसरे से। इनका आंसर अगर आप अपने लॉजिक से दे पाते हैं तब ठीक है, अगर नहीं दे पाते तो ज़रूर उसे एक बार गूगल कर लीजिए। नेक्स्ट है कि आप आपके दिमाग में मान लीजिए एक और कोई वर्ड आता है उस कीवर्ड से सिमिलर, तो आप दोबारा अपने दिमाग में ये ज़रूर लॉजिक से सोचें कि ये किस तरीके से उस कीवर्ड से सिमिलर है या डिफरेंट है। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर उस चीज़ को गूगल कर लें। एक बार इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अपन यहाँ पे फोकस करते हैं इन पॉइंट्स पे और इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या कहता है कि द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है? तो यहाँ पर आपको इस बात पे ध्यान देनी है कि क्वालिफिकेशंस दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन से? प्रोफेशनल और टेक्निकल। ठीक है, ये दो आपके कीवर्ड्स हैं। एंड प्रैक्टिसिंग एनी, अब आपको पता है कि एनी जो है ऐसा कीवर्ड है जो कि प्रीलिम्स में काफ़ी बार यूज होता है। ठीक है? प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इन सब में अंतर क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको गूगल करिए और आप कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन आपको प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो उसको दूर करने के लिए आप गूगल ज़रूर कर लीजिए। फिर आप सेकंड पॉइंट पे देखिए, कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय अ कॉरपोरेशन, मतलब स्टेट हो सकता है या कॉरपोरेशन हो सकता है, और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ऑफ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस। तो ये चार आपके कीवर्ड्स और हो गए। इनमें आपको डिफरेंसेस पता करने हैं।
अगर आप अपने माइंड से, लॉजिक से इस चीज़ को डिसाइफर कर पाते हैं तो ठीक है, वरना आप इस चीज़ को इसको भी आप गूगल करेंगे। वेदर टू एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन कैसा हो सकता है? या तो कंप्लीट हो सकता है या तो पार्शियल हो सकता है। ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स और अदरवाइज, मतलब कि या तो सिटीजन्स हो सकते हैं। अदरवाइज में क्या आएगा आपके हिसाब से? अदरवाइज में हो सकता है कि कोई लीगल पर्सन, कॉरपोरेशंस हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है। जब एक बार आपने ऐसे पढ़ लिया है, आपने मान लीजिए ऐसे एनसर्कल कर लिया सारे कीवर्ड्स को, अब आप अपने माइंड को हर एक कीवर्ड को ब्लैंक की तरह देख के, मतलब जैसे यहाँ पर आपने देख लिया कि ये प्रोफेशनल और टेक्निकल है क्वालिफिकेशंस, तो आप अपने माइंड से पूछिए द डैश क्वालिफिकेशंस नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए कि आप यहाँ पे प्रोफेशनल और टेक्निकल भरोगे। वैसे ही आप नेक्स्ट कीवर्ड पे जाइए, जैसे यहाँ पे ये एनी है और ये प्रोफेशन है और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, तो आप इस पूरे लाइन को बोल दीजिए अपने माइंड में एक बार, द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग डैश, कैरिंग ऑन एनी डैश, डैश और डैश। ठीक है, तो आपका जो माइंड है वो इन वर्ड्स, इन कीवर्ड्स पे और ज़्यादा एक्टिवली गौर करेगा, और इनके क्योंकि आपको डिफरेंसेस पता है तो आप इनको ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाओगे और इनके अंदर के जो सटल डिफरेंसेस हैं उन्हें भी पकड़ पाओगे। एक और चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, कई बार प्रीलिम्स में आपको ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जैसे कि एक्सक्लूजन, कंप्लीट और पार्शियल। तो प्रीलिम्स में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि बोलेंगे कि ओनली कंप्लीट एक्सक्लूजन, ओनली यूज कर सकते हैं और बोलेंगे कंप्लीट एक्सक्लूजन। बट देन आप जब ये कीवर्ड की तरह याद रखेंगे कि हाँ नहीं मैंने पार्शियल भी देखा था, पार्शियल भी याद किया था, तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये चीज़ सिर्फ कंप्लीट नहीं, पार्शियल फॉर्म में भी एक्सक्लूड किया जा सकता है सिटीजन्स और अदरवाइज। तो यहाँ पर आप ब्लंडर करने से बच जाएंगे प्रीलिम्स में, और आपकी इन डेप्थ लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है ये सब चीज़ों पे अपने अटेंशन को फोकस करने से। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ऑलरेडी कीवर्ड्स को हमने हाईलाइट कर दिया है, एनसर्कल कर दिया है ना, तो इन कीवर्ड्स को आप एम्फेसिस करके पढ़ेंगे एक बार, अपने माइंड में पढ़िए कि पेजेंट्स, ऑपरेशन, जमींदार्स, रिवोल्टेड, लेवीज, हाई रेंट्स, एविक्शंस, known in the native as riots, resistance movement now known as Pabna Revolt, 1873 to 76, यूसुफ शाही परगना। अब आप देखिए कि पेजेंट्स कहाँ के थे? यूसुफ शाही परगना के थे, नाउ इन बांग्लादेश। आपने इंटरलिंकेज क्रिएट किया। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि किसने, कौन परेशान होके जमींदार्स के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया? तो आपका आंसर आना चाहिए पेजेंट्स ने किया। उल्टा इस तरीके से कर सकते हैं कि पेजेंट्स ऑफ इंडिया ने किसके ऑपरेशन से के कारण रिवोल्ट किया? तो यहाँ पे हो सकता है कि यूपीएस ये प्रीलिम्स में आपको ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स बोल दें या फिर जमींदार्स बोल दें, तो हो सकता है आपको इन दोनों में कंफ्यूज किया जाए। तो आपको याद रहेगा कि ये जमींदार पढ़ा था मैंने, जब आप ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का बना के अपने माइंड में पढ़ोगे, और अगर ब्रिटिशर्स लिखा होगा तो आप उसको काट दोगे। ठीक है, वैसे ही आप बाकी कीवर्ड्स को भी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह माइंड में एक बार दोहराओगे। ठीक है, एक और चीज़ आप यहाँ पे ये कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये क्रोनोलॉजी आपको याद करने का एक मौका मिलता है जब जब ईयर्स पूछते हैं। तो आपको ये हो सकता है जैसे 1875 में कोई एक मूवमेंट आया था, वो आप बताइए कौन सा था। ठीक है, आप ये याद कर सकते हो कि 1885 में कांग्रेस था। ठीक है, और इसके आसपास क्या हो रहा था। बेसिकली ये है कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट, वाई,
व्हेन, हाउ, अगर आप इन चीज़ों को वो वेयर, अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हो अपने टेक्स्ट के थ्रू, तो आई थिंक आपको जो मेमोराइजेशन जो रिकॉल कर पाओगे आप कंटेंट को एट अ लेटर डेट, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, हाई रिटेंशन रेट हो जाती है। ठीक है, तो ये पढ़ने का तरीका है माइक्रो क्वेश्चनिंग टेक्निक के द्वारा। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि माइक्रो क्वेश्चनिंग का एल्गोरिदम क्या है। कोई भी कीवर्ड्स आप पहले एनसर्कल कर लेंगे, उसके बाद आप एम्फेसिस करेंगे कीवर्ड्स पे जब आप पढ़ रहे होंगे, फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे, अपने माइंड में ही बनाइए बाय हाइडिंग द कीवर्ड्स वन बाय वन। ठीक है, एक कीवर्ड को एक बार में, सारे कीवर्ड्स एक बार में नहीं करेंगे, एक कीवर्ड को वन बाय वन आप हाइड करेंगे और आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर आप मटेरियल से ही इन क्वेश्चंस का आंसर करिए कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। सॉरी। फिर आप क्वेश्चंस दूसरे वाले ऐसे भी कर लेंगे कि क्या नहीं है, मतलब व्हाट इट इज नॉट, हाउ इज इट नॉट। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आपको मान लीजिए प्रीलिम्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो आप उसको अपने ही लॉजिक से पहले ही समझ चुके होंगे कि नहीं, ये चीज ये नहीं है। ठीक है, फिर कोई भी सिमिलर वर्ड्स आपको उस स्टेटमेंट में दिखती है, तो आप या तो उसको जस्टिफाई करिए अपने लॉजिक से या फिर उसको गूगल कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। इसके बेनिफिट्स यही है कि इन डेप्थ लर्निंग होगी, आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी आएगी, आई फॉर डिटेल आपका डेवलप होगा, फिर आप प्रीलिम्स में दोनों चीज़ें, नॉलेज प्लस एलिमिनेशन की टेक्निक, दोनों ही बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। आपके मेंस के लिए भी ये चीज़ फायदेमंद होगी क्योंकि आपके लिए हायर रिटेंशन रेट लेकर आएगा। और एक और चीज़ है कि इस प्रोसेस के बाद आपको नंबर ऑफ रिविजन्स भी कम करने पड़ेंगे एज कंपेयर टू व्हेन अगर आप पैसिव रीडिंग कर रहे होते तो। ठीक है, आई थिंक इतना ही था, और आई होप ये आपको किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाए। दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्टिविटी टूल्स दैट आई यूज्ड and I gained a lot of benefit from. Thank you so much for watching. See you in the next video.